हेलो स्टूडेंट्स। मैं जी पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की। और आपका जैसे कि आप लोग जानते हैं न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। अभी आप लोग 8th क्लास को पास करके 9th में आए हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग 8th में पढ़ते थे साइंस, उसी प्रकार से साइंस यहाँ पर भी है, बस थोड़ा हम लोग उसको और ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, थोड़ा और डीप जाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। साइंस में बेसिकली आपके 3 ब्रांचेस मिलती हैं आपको। आपका यहाँ पर केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स होंगे उनको मैं आपको पढ़ाऊंगी और उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। साइंस है क्या आपका? इतने सालों से आप लोग साइंस को पढ़ते आ रहे हैं। एक सिस्टम है जिसमें हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं और अपने फिजिकल वर्ड, केमिकल वर्ड और बायोलॉजिकल वर्ड के बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। फिजिकल में क्या आता है? आपका फिजिक्स से रिलेटेड भौतिक रूप से क्या क्या हो रहा है। हमारे अगर रूम में लाइट जल रही है तो लाइट कैसे जल रही है, मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनाई कैसे दे रहा है, साउंड, साउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी फोर्स, अगर मैं कोई चीज को उठा रही हूँ, किसी चीज को पुश कर रही हूँ या पुल कर रही हूँ, तो वहां पर फोर्स काम कर रहा है, प्रेशर काम कर रहा है। तो ये सब आप साइंस की फिजिक्स वाले ब्रांच में पढ़ते हैं। देन मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास ये पेन है, ये पेन किससे मिलकर के बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। वो किस प्रकार से वहां पर एक्ट कर रहा है, या फिर मैं किन्हीं दो चीजों को मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करने पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और बायोलॉजी में जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती है यूनिवर्स में, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हम सांस कैसे ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, उसका पाचन कैसे हो रहा है, ठीक है ना, सिक्रीशन कैसे हो रहा है बॉडी में, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम साइंस की बात करते हैं। तो 3 मेन ब्रांचेस की बात की थी हमने। और आपके चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर मेन है? यहाँ पर सारे चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जो जो आएंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर पदार्थ, और इज मैटर अराउंड अस प्योर, अब वो पदार्थ शुद्ध है या नहीं उसकी बात करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु एवं परमाणु, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उस परमाणु की संरचना पर हम लोग बात करेंगे। तो ये 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट, टिश्यूज, ये सारे चैप्टर्स, ठीक है ना। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? एक तो पदार्थ क्या होता है, उसके अलावा उसके भिन्न भिन्न जो अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, ये हम लोग देखेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, अगर हम प्रेशर में चेंज लाएंगे तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं। हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, वाष्पीकरण से शीतलता का अनुभव या ठंडक का अनुभव कैसे होता है। नेक्स्ट है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो शुद्धता की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? हम उस पदार्थ को बेसिकली क्लासिफाई करते हैं और उसमें एक कैटेगरी आती है उसकी मिक्सचर्स की, तो वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, अलग अलग प्रकार के मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन यानी विलयन के बारे में पढ़ेंगे, निलंबन के बारे में पढ़ेंगे, कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ओके, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसके अंतर्गत आप मिश्रणों की बात भी करेंगे और शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत आप किस किस की बात करेंगे? एलिमेंट्स की बात करेंगे, कंपाउंड्स की बात करेंगे। ओके, देन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु में क्या देखेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें आपका आएगा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम, परमाणु क्या है उसके बारे में, एटॉमिक मास, परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, आपका अणु क्या होता है, और आयन,
टेक्निक ऑफ लर्निंग द केमिकल फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर मास एंड द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आयन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। और फोर्थ चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिस एटम के बारे में आप लोग पढ़ोगे। अब उसकी संरचना कैसी है उसके ऊपर बात करेंगे। चार्ज पार्टिकल इन अ मैटर, पदार्थ के अंदर आवेशित कण कौन से हैं। डिफरेंट थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस पोस्टुलेट्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, अलग अलग कौन कौन सी थ्योरीज एटम से रिलेटेड बनी हैं, आई हैं, किस किस ने क्या क्या पोस्टुलेट दिए हैं, क्या क्या मॉडल्स है, उनके ऊपर बात करेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु के क्या है यहाँ पर अवयवी कण आप बोल सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, संयोजकता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का क्रमांक, ठीक है। एंड मास नंबर, द्रव्यमान संख्या जिसे कहा जाता है। और आइसोटोप्स एंड आइसोबार, समस्थानिक एंड और संभारिक, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 से। जो पहला आपका यहाँ पर अध्याय है वो क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है ना। तो पदार्थ क्या होता है सबसे पहले उसे समझिए। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। क्या क्या दिख रहा है आपके आगे, एक स्क्रीन लगी हुई है वो है, जिस चेयर में आप बैठे हैं वो है, जो टेबल का यूज कर रहे हैं वो है, आपके हाथ में पेन है वो, आपके हाथ में नोटबुक होगी वो, आपके पास बुक्स हैं वो। ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, कुछ ना कुछ स्थान घेर रही है, ठीक है ना। स्थान घेर रही है, साथ ही अगर हम इनका वेट देखें तो इनका कुछ ना कुछ वेट भी आएगा, यानी इनमें मास भी है, द्रव्यमान भी है। तो ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी सामान हम बोले जिसमें द्रव्यमान है और जो स्थान घेर है ना, उस सभी को हम क्या कहेंगे, पदार्थ। तो यानी सारी वो चीजें जो आपके आसपास आपको दिखाई दे रही है वो सारी पदार्थ की श्रेणी, यहाँ तक कि जिस हवा को हम महसूस करते हैं वो भी पदार्थ की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो पदार्थ, पानी भी पदार्थ है, उसमें द्रव्यमान भी है आपका, वो स्थान भी घेर रहा है। हवा भी पदार्थ है, हम चेयर, टेबल, बुक्स की बात करें वो सारी चीजें भी पदार्थ है। तो सारी चीजें आपकी क्या होंगी, पदार्थ की श्रेणी में आएंगी, ठीक है ना। क्या समझ में आया। कोई भी चीज जो स्थान घेर रही है कहीं पर भी, जब हम रख रहे हैं, जैसे पेन है मेरे हाथ में, इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेर, ठीक है। तो ये पेन, इसके अतिरिक्त अगर मैं इसको वेइंग मशीन में रखती हूँ तो इसका कुछ ना कुछ वेट आएगा, यानी इसमें मास भी है। तो ये आपका वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी आयतन भी आपका रखता है या स्थान घेर रहा है। इसके अलावा आप क्या, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके अलावा आप क्या कहेंगे, इसमें द्रव्यमान भी है, मास भी है कुछ ना कुछ, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक पदार्थ, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये हमारा पदार्थ होता है। हमारे आसपास के पदार्थ यानी हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों ओर में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और वो सभी आपका क्या कर रही है, क्योंकि स्थान घेर रही हैं और क्योंकि उनमें द्रव्यमान है, इसलिए हम उनको पदार्थ कह सकते हैं। तो हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान है और जो स्थान घेर रहा है वो सारी चीजें आपकी पदार्थ में आएंगी। मैटर इन अवर सराउंडिंग, anything that has mass and takes up space is referred to as matter, ठीक है ना। anything, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसपे क्या है, takes up space, जो स्थान को ग्रहण कर रही है, and has mass, और उसमें द्रव्यमान है, referred to as matter, उसको क्या कहा जाएगा, उसको पदार्थ कहा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, गैसेज हमारी शुगर एंड सैंड हो गई, आपका चीनी है और रेत है, ये भी स्थान घेर रहा है, द्रव्यमान भी है। एयर एंड वाटर, जल हो गया आपका और वायु हो गया, एक्सेट्रा। स्मॉल मिनिस्कुलर पार्टिकल्स मेक अप मैटर ड्यू टू द स्पेस बिटवीन देम, मैटर पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर, ठीक है ना। क्या कहा गया है यहाँ पर, बहुत छोटे छोटे कण आपस में अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और उनके बीच में स्पेस भी पाया जाता है। कुछ इस प्रकार की पदार्थ की संरचना।
अगर मैं कहूँ कि ये पेन आपका पदार्थ है तो इसका मतलब क्या है कि ये पेन जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना, ठीक है ना। और उन छोटे छोटे कणों के बीच में आकर्षण का बल पाया जाता है, यानी एक कण ये है, दूसरा कण ये है, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और इनके बीच में एक आकर्षण का बल पाया जा रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या कहा जा रहा है, उन दोनों कणों के मध्य में स्थान भी है, खाली स्थान भी, ठीक है ना। पदार्थ को कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे आपके कोई क्लासरूम की वॉल है, दीवार है ना, और दीवार में क्या है, ईंटें हैं। तो वो ईंटें क्या हो गए, वह जिनको आप माइनस्कुलर पार्टिकल कह रहे हैं, बहुत छोटे छोटे कण बोल रहे हैं, तो वो ईंटें हैं। अब उन ईंटों के बीच में स्थान भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ पदार्थ की संरचना यहाँ पर है, ओके। देन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमने क्या कहा, हमने कहा वायु भी पदार्थ है, ठीक है, जल भी पदार्थ है, और अगर मैं चेयर की बात करूं तो चेयर भी पदार्थ है। तीन चीजें हैं, तीनों पदार्थ है। क्या क्या बोला मैंने, वायु हो गया, जल हो गया, और आपका चेयर हो गया, ठीक है। वायु दिखाई नहीं दे रही है पर हम उसे फील कर पा रहे हैं, क्लियर। और साथ ही एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर। जल की बात करें तो जल आपका क्या है, आपको अगर आप जल की बात करें तो वो बहता है, बहने का गुण आपको उसमें दिखता है कि वो बह रहा है। अगर हम वायु की बात करें तो वायु भी बहती है, हवा जिसे आप कह रहे हो बह रही है ना। लेकिन हवा किसी भी डायरेक्शन में बह रही है। लेकिन अब जब जल की बात आप करेंगे तो वो ऊपर से नीचे की ओर ही आपका बहते हुए दिखे, ठीक है ना। जबकि अगर चेयर की बात करें तो चेयर में ये गुण नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त अगर मैं चेयर पे हाथ रख रही हूँ तो मेरा हाथ चेयर के ऊपर ही रहेगा, उससे आर पार नहीं हूँ। पानी में मैं हाथ डालती हूँ तो पानी में मेरा हाथ अंदर चला जाएगा, थोड़ा मेरे को प्रेशर, थोड़ा मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं हवा में आराम से अपना हैंड मूव कर रही हूँ तो मुझे किसी भी प्रकार का बल या दबाव महसूस नहीं हो रहा है, या बल एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ता। तो इससे क्या समझते हैं, इससे ये समझ रहे हैं कि पदार्थ तो तीनों ही हैं, लेकिन तीनों के कुछ ना कुछ उनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि चेयर हमारी बह नहीं रही है, पानी हमारा बह जा रहा है, हवा तो किसी भी डायरेक्शन में बह रही है। तो इनके गुण बदल रहे, और उन्हीं गुणों के बदलने के कारण क्या कहा गया कि उनके अलग अलग अवस्थाएं, ठीक है। मुख्य रूप से आप तीन भौतिक अवस्थाओं की बात यहाँ पर करें, पदार्थ, ठीक है। चलिए पहले पदार्थ के बारे में लिखेंगे। पदार्थ आपका क्या है, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान है तथा जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है, ठीक है ना। उदाहरण, वायु, जल, चीनी, ठीक है। ये सारी आपकी पदार्थ की श्रेणी में आती, ओके। चलिए नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर पर बात कर रहे थे हम लोग, क्या है, पदार्थ की अवस्था जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, पदार्थ की अवस्था या पदार्थ की अवस्था, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला
पदार्थ की मुख्य रूप से आपकी 3 अवस्थाएं, ठीक है ना। अब वो 3 कौन कौन सी होती है? एक होती है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, ठीक है ना। ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं में अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। सेम, कोई भी सेम पदार्थ आपका तीनों अवस्थाओं में आपको देखने को मिल सकता है, डिपेंड करेगा प्रेशर पर और टेम्परेचर, ठीक है ना। So, matter can be classified as solid, liquid and gas on the basis of interparticle forces and the arrangement of particles, ठीक है ना। पदार्थ जो है आपका, उसको 3 मुख्य भौतिक अवस्थाओं में हम बांटते हैं। और किस आधार पर बांटते हैं? जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। उन पार्टिकल के बीच में आपका कैसा अट्रैक्शन का फोर्स है, उन पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, स्पेस कितना है उनके बीच में, उस आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं बनती, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ है, जैसे सपोज ये आपका एक पदार्थ है, ये एक और पदार्थ है, ये एक और पदार्थ, ठीक है। 3 आपके पास पदार्थ है, 3 पदार्थ है आपके पास। ए, बी, सी, मैं इनको नाम दे देती हूँ, ठीक है ना। ए, बी, सी आपके 3 पदार्थ, तीनों कणों से मिलकर के बने हुए होंगे, तीनों में कण है, लेकिन तीनों में कणों का अरेंजमेंट अलग अलग, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से। ए की बात करूं तो ए में कण आपके बहुत पास पास है, उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। कणों के बीच में ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ छोटे छोटे, ये कण है, उसके पदार्थ के कण हैं, और उन कणों के बीच में जो स्थान है वो बहुत कम है, ठीक है। इस प्रकार बी में एक और पदार्थ देखती हूँ जिसमें, इसमें भी कण होंगे, लेकिन इसमें कण थोड़ा अपेक्षाकृत दूर दूर स्थित है, यानी उनके बीच में स्थान इसकी अपेक्षा या इसकी तुलना में अधिक है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। सी भी आपका पदार्थ है, और सी में कणों का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है कि ये कण जो है ये बहुत दूर दूर है, इनके बीच में स्थान और अधिक है, ठीक है। अब सिर्फ इन स्थानों के कारण इनके बहुत सारे गुण बदल जाएंगे। जो स्थान आपका बढ़ रहा है ना धीरे धीरे ए से सी की ओर चलने पर, आपका कणों के बीच में जो पाया जाने वाला स्थान है वो बढ़ रहा है, उसके कारण सारे गुण आपके बदल जाएंगे, तीनों पदार्थ। क्योंकि कण यहाँ पर पास पास हैं, तो मैं क्या नहीं कर पा रही हूँ, मैं इनके बीच से अपना हाथ नहीं निकाल पा रही। क्योंकि कण पास पास हैं, तो इनमें अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा, आकर्षण का बल जो होगा, वो प्रबल प्रकृति का होगा, यानी बहुत मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स वहां पर देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। देन अगर हम बी की बात करें तो बी में क्योंकि स्थान कम है, या स्थान इसकी तुलना में अधिक है, आप बोलेंगे कणों के मध्य, तो आप थोड़ा आसानी से इसकी तुलना में आप हाथ आर पार इसमें कर सकते हैं, क्योंकि स्थान है, और अट्रैक्शन का फोर्स थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि कण आपके दूर दूर चले गए, है ना, स्थान बढ़ गया, तो अट्रैक्शन का फोर्स फोर्स इसकी तुलना में क्या हो गया, दुर्बल प्रकृति का हो गया, यानी कि उससे कम हो। इन दोनों को कंपेयर करें, या अगर सी को हम देखें तो सी के कणों के बीच में स्थान बहुत अधिक है, जिसके कारण मैं आराम से हैंड मूव कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर जो अट्रैक्शन का फोर्स मिल रहा है वो वीक है, दुर्बल प्रकृति का आकर्षण बल है कणों के बीच। तो उस बल को तोड़ने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे, वो आसानी से मैं उस बल को तोड़ पा रही हूँ, क्योंकि वो कैसा है, दुर्बल। यहाँ पर वो अट्रैक्शन का फोर्स बहुत प्रबल प्रकृति का था, इस वजह से मैं, जैसे ये है, इसके कण बहुत पास पास है और उनमें अट्रैक्शन का फोर्स बहुत अधिक है, इसलिए मैं जब हाथ ऐसे कर रही हूँ तो मेरा हाथ आर पार नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मैं उतना फोर्स लगा ही नहीं पा रही हूँ, उतना बल नहीं लगा पा रही हूँ कि जो यहाँ कणों के बीच में बल है उस बल को तोड़ सके,
ठीक है ना। जब वो बल टूटेगा तभी मेरा हाथ आर पार होगा, तो मैं उतना बल नहीं लगा पा रही। लेकिन हवा की बात करें, हवा सी कैटेगरी में है आपका, जहां पर कण बहुत दूर दूर है, तो मैं आसानी से अपना हैंड मूव कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो दुर्बल प्रकृति का है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत कम एफर्ट, यानी बहुत कम फोर्स मुझको लगाना पड़ता है। क्लियर है? तो यही ए जो आपकी कैटेगरी है, इसको सॉलिड कहा जाएगा, यानी ठोस, जिसमें कण जो है बहुत पास पास है और आपका अट्रैक्शन का जो फोर्स है, आकर्षण का बल जो है वो प्रबल प्रकृति का है, तो वो ठोस है। दूसरा आपका द्रव होगा, जहां पर ए की तुलना में, ठोस की तुलना में कण थोड़ा दूर दूर है, यानी उनकी तुलना में स्थान थोड़ा अधिक है, और जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो इसकी तुलना में, ए की तुलना में कैसा है? वीक। सी की बात मैं करती हूँ, तो सी में क्या हो रहा है? ए और बी की तुलना में रिक्त स्थान जो है कणों के बीच में वो अधिक है, और अट्रैक्शन का फोर्स जो होगा ए और बी की तुलना में वो कैसा होगा? बहुत वीक हो। क्लियर है? तो क्या हो गया? ए हो गया सॉलिड, बी हो गया लिक्विड, और सी हो गया गैस। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, ठीक है, और तीसरी स्टेट क्या है? गैस। दो वर्ड आते हैं आपके यहाँ पर, एक द्रव आता है, ये द्रव वो है, और एक आता है द्रव्य। दूसरा क्या कहा मैंने? द्रव्य। ये द्रव्य किसके लिए आता है? पदार्थ के लिए आता है। और द्रव क्या है? द्रव आपका पदार्थ की अवस्था है। ठीक है, चलिए। चलिए, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नाउ दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर, these three forms of matter are interconvertible by increasing or decreasing pressure and temperature. For example, ice can be converted from solid to a liquid by increasing the temperature. ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये तीन अवस्थाओं की हमने यहाँ पर बात की ना, ये इंटर कन्वर्टिबल होते। इंटर कन्वर्टिबल से क्या समझे आप? बोल सकते हैं अंतर परिवर्तनीय, यानी कि परिवर्तन हो जाते हैं एक दूसरे। परिवर्तन का मतलब क्या है? बदलना, एक दूसरे में बदल जाते हैं, यानी ठोस पदार्थ है कोई, वो द्रव अवस्था में भी बदल सकता है, और द्रव आपका गैसीय अवस्था में भी बदल सकता है। गैस आपका द्रव में बदल सकता है, और द्रव आपका ठोस में बदल सकता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। तापमान को बढ़ाने या कम करने से आपकी अवस्थाएं बदल रही हैं, और साथ ही दाब को, प्रेशर का मतलब होता है दबाव लगाना, ठीक है ना, उस दबाव को भी कम करने से या बढ़ाने से आपकी अवस्थाएं या जो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं वो बदल सकती है। जैसे एग्जाम्पल में बोला है, आइस देखिए सभी ने, बर्फ जो होती है वो अपनी अवस्था परिवर्तित करती है। किस प्रकार से? आइस फ्रीजर में है तो सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, उसको आपने फ्रीजर से बाहर निकाला, बाहर का टेम्परेचर सपोज आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रीजर, फ्रीजर के टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, सपोज आपका 10, 15, 20, 25 कितने भी डिग्री सेल्सियस है, तो वो क्या होगा? वो बर्फ को बाहर निकालेंगे, वो धीरे धीरे मेल्ट होना, पिघलना शुरू कर देगी, और पिघल करके द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो ये कब हुआ? जब फ्रीजर से आपने बर्फ को बाहर निकाला, और बाहर निकालने से क्या तात्पर्य है? तापमान का बढ़ना। फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर कम था, ठीक है, बाहर निकाला तो तापमान बढ़ गया, बाहर का तापमान अधिक है, गर्मी है ना, तो पिघलना शुरू कर दिया, द्रव अवस्था में आ गई। फिर इस द्रव, जब वो पानी के रूप में आपको दिखाई दे रही है, आपने उसको बर्नर पे या गैस पे रख दिया उस पानी, वो धीरे धीरे, और उसको टेम्परेचर मिला, ठीक है ना, गर्मी मिली, उससे क्या होगा? धीरे धीरे पानी गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो उबलना शुरू करेगा, और वो तीसरी स्टेट में जाना शुरू कर देगा, यानी गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देगा, यानी भाप में परिवर्तित होना शुरू कर देगा। तो ये कब हुआ? जब टेम्परेचर को
इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया। तो क्या बोला गया, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने से हमने क्या देखा, बर्फ से पानी और पानी से भाप बन गई, है ना, यानी ठोस से द्रव और द्रव से गैसीय अवस्था में जल चला गया। अब अगर हम टेम्परेचर को कम करते, जैसे हमारे पास भाप थी और हमने भाप को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, तो भाप को ठंडा करने से क्या होगा, वो वापिस पानी बन जाता, ठीक है। आपने क्या करना है, बर्तन से आपका स्टीम ऊपर आ रही है, वेपर्स बन रही है, भाप ऊपर आ रही है, जब आप पानी को उबाल रहे हैं उसके ऊपर एक ढक्कन लगाएंगे और उस ढक्कन के ऊपर बर्फ रख देंगे, तो बर्फ क्या कर रही है, टेम्परेचर कम कर रही है इस प्लेट का, ये ढक्कन जिसे आप बोल रहे हैं, उसमें जो भाप टकराएगी वो गर्म थी भाप, लेकिन जब वो प्लेट से टकराएगी, क्योंकि प्लेट ठंडी हो चुकी है, तो वो ठंडी होकर के यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे, यानी पानी की बूंदें बन जाएंगी। तो पानी का बूंदों का मतलब क्या है, लिक्विड स्टेट। तो जब भी गैस को ठंडा किया गया तो वो द्रव में बदल गई, फिर द्रव को ठंडा करेंगे, पानी को भी तो फ्रीजर में रखते हैं ना, तो वो द्रव को जब हम और ठंडा करेंगे तो वो ठोस बन जाएगा। इसी प्रकार से आप दबाव का भी इफेक्ट इसमें देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में हमने बात की आज के सेशन में, और पदार्थ के बारे में बात की। आने वाले सेशन में और अच्छे से ठोस, द्रव और गैस को पढ़ेंगे। तब तक चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।